हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको तुलनात्मक राजनीति से संबंधित टॉपिक बताने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको तुलनात्मक राजनीति से संबंधित विभिन्न टॉपिकों के विषय में बताया, जिसमें मैंने प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, तुलनात्मक राजनीति के क्या क्या आयाम है, क्या क्या लक्ष्य हैं, विभिन्न प्रकार से आपके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसी श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। चलिए शुरू करते हैं तुलनात्मक राजनीति से संबंधित नए चैप्टर की नई बातें। तुलनात्मक राजनीति का विकास अपरिष्कृत से प्रगामी रूप में परिष्कृत दिशा की ओर। ये क्या कहता है? तुलनात्मक राजनीति का विकास क्या कहता है? अपरिष्कृत से प्रगामी रूप में परिष्कृत दिशाओं की ओर। अर्थात जो तुलनात्मक राजनीति है, वो जो उसका बना बनाया रूप है, बिना बनाया रूप है, वो बने हुए रूप में किस तरीके से बनने की दिशा में अग्रसर है, ये इस विषय ये आज का टॉपिक उस विषय पर संबंधित है। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन 20वीं सदी के छठे दशक में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन 20वीं सदी के या शताब्दी के दौर में, 20वीं सदी के छठे दशक के दौर में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। तो ये बात हो रही है तुलनात्मक राजनीति से संबंधित। तो 20वीं सदी के 20वीं सदी के छठे दशक में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया जब कई अग्रण्य अमेरिकी राज्य वैज्ञानिकों ने, जब कई जो अग्रण्य मतलब जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, राजनीति वैज्ञानिक थे, जो आगे चल रहे थे, जो आगे थे, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी, परिभाषाएं दी इस विषय की, तो उन्होंने कहा कि विदेशी तथ्यों से तुलनात्मक राजनीति तथ्यों और सरकारी अध्ययन से राजनीति प्रणाली के अध्ययन की ओर राजनीति के क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहा। तो उन्होंने क्या करना चाहा कि विदेशी तथ्यों से तुलनात्मक राजनीति तथ्यों और सरकारी अध्ययन से राजनीति प्रणालियों के अध्ययन की ओर राजनीति के क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहा। व्यापक शब्दों में जो परिवर्तन हुआ वह ऐसे क्षेत्र में हुआ, व्यापक परिवर्तन हुआ ऐसे क्षेत्र में हुआ जिसको विदेशी सरकार कहा जाता है, जबकि इसे अधिक उपयुक्त शब्दों में तुलनात्मक राजनीति प्रणालियां कहना चाहिए। तथापि इस विषय के ऐतिहासिक विषय को मौलिक तौर पर 3 चरणों में, अपरिष्कृत, अनसोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड और प्रगामी रूप में परिष्कृत, इनक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड में रखा गया। अर्थात ये जो बातें उन्होंने तुलनात्मक राजनीति की बताई, उन्होंने तीन रूपों में बांटने की कोशिश करी। सोफिस्टिकेटेड और इनक्रीजिंगली, यानी कि परिष्कृत और प्रगामी रूप में परिष्कृत, इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड रूप में रखा गया। अरस्तु मैकियावेली और टॉकवेल ने इस विषय पर गंभीर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि अरस्तु, मैकियावेली, टॉकवेल, ब्राइस, ओस्ट्रोगासी और वेबर जैसे महान विभूतियों पहले चरण से संबंधित हैं, जिन्होंने साधारण ढंग से राजनीतिक संगठन के संचालन को अच्छी तरह से समझने हेतु अपने मौलिक उद्देश्य के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। तो अरस्तु, मैकियावेली हो गए, टॉकवेल हो गए, ब्राइस हो गए और ओस्ट्रोगासी हो गए, वेबर हो गए। ये अपरिष्कृत रूप से संबंधित है तुलनात्मक राजनीति के, अनसोफिस्टिकेटेड रूप से संबंधित है उसके तुलनात्मक राजनीति के। उसके बाद जो बात चल रही है, अच्छी तरह से प्रयोग किया इन लेखकों ने तथाकथित तुलनात्मक विधि का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य यह था कि वर्तमान अथवा अतीत में विद्यमान राज्य व्यवस्थाओं के माध्यम से इन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि प्राचीन समय में और वर्तमान समय में किस तरीके से वर्तमान और अतीत में विद्यमान राज्य व्यवस्थाओं के माध्यम से, राज्य व्यवस्थाओं में विद्यमान जो चीजें थी, तथ्य थे, उनके माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि तुलनात्मक राजनीति को किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ये इन्होंने बताया, इस्तेमाल किया, तथा वर्तमान अथवा अतीत में विद्यमान राज्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ऐसी निश्चित सामग्री एकत्रित की जाए जिसमें कोई अन्वेषक चयन, तुलना, निरीक्षण की विधियों से राजनीतिक इतिहास के आदर्श प्रारूपों और प्रगतिवादी शक्तियों की खोज कर सके। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह दिखाने का प्रयास किया कि तुलनात्मक विधि कई रूप धारण कर सकती है। इनमें सर्वप्रथम वह अंतर की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक अंतर को छोड़कर दो समरूपी राज्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से तुलना की जा सकती है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह दिखाने का प्रयास किया कि तुलनात्मक विधि कई रूप धारण कर सकती है और इसमें सर्वपूर्णतम वह अंतर की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक अंतर को छोड़कर दो समरूपी राज्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से तुलना की जा सकती है। इस अंतकारी कारकों के प्रभाव को खोजा जा सके। लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने तुलनात्मक विधि को अपनाया और यह कहते हुए वैज्ञानिक का तो इस तरीके से तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या की जा रही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह दिखाने का प्रयास किया कि तुलनात्मक विधि कई रूप धारण कर सकती है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह दिखाने का प्रयास किया कि तुलनात्मक विधि कई रूप धारण कर सकती है, जैसे अरस्तु और मैकियावेली और टॉकवेल, ब्राइस और ओस्ट्रोगस्की और वेबर जैसे महान विभूतियों में पहले चरण में संबंधित है। इन्होंने साधारण ढंग से राजनीतिक संगठन के संचालन को अच्छी तरह से समझने हेतु, राजनीति का जो संचालन है उसको बढ़िया तरह से समझने के लिए मौलिक उद्देश्य है वो इनका यही है कि किस तरीके से राजनीतिक संगठनों को समझा जाए, इसके लिए उन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। तो ये तुलनात्मक विधि को प्रयोग करने वाले पहले उसमें रखे जाते हैं, अपरिष्कृत अनसोफिस्टिकेटेड में रखे जाते हैं। उसके बाद जो राजनीति के जो अन्य विचारक हुए, जैसे कि अभी देखते हैं राजनीति के अन्य विचारक में, जैसे कि कह सकते हैं अन्य विचारकों में जो इस वैज्ञानिक बनने के योग्य बनाता है, तो वो ये कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है जो इसे वैज्ञानिक बनाने के योग्य बनाता है, तो वो पीछे ये बात कह रहे हैं, पीछे वो मैंने बताया है। तो वह यह है कि जो राजनीति वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बनाने का काम बनाता है वो यह है कि कि समान कारणों के समान परिणाम देखकर सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि समान कारणों के समान परिणाम देखकर, जैसे कि जो कह रहे हैं ये कि समान कारणों के समान परिणाम देखकर
निष्कर्ष निकाले, समान निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यही तुलनात्मक राजनीति होती है। तुलनात्मक राजनीति यही होती है कि समान कारण, समान कारणों के समान परिणाम या निष्कर्ष देखकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऐसा करते हुए उन विक्षोभकारी प्रभाव को छोड़ दिया जाता है। ऐसा करते हुए उन विक्षोभकारी प्रभाव को छोड़ दिया जाता है जो एक देश में उपस्थित और दूसरे में अनुपस्थित होते हुए परिचित मामलों में कुछ बातों को समान और कुछ को भिन्न बता देते हैं। सैमुअल एच बियर कहते हैं कि सैमुअल एच बियर, एम हास और बर्नार्ड उल्म और रायसी मैक्रिडिस, तो कुछ वैज्ञानिक है जैसे सैमुअल एच बियर हो गए, जैसे कि कुछ वैज्ञानिक है सैमुअल एच बियर हो गए, एम हास हो गए, बर्नार्ड उल्म हो गए और राइसी मैक्रिडिस हो गए, जैसे कुछ लेखकों के नामों को दूसरे चरण में रखा जाता है। तो ये जो लोग हैं ये दूसरे चरण के, पहले चरण के अरस्तु, मैकियावेली वगैरह हो गए जो पीछे बताया था, जिन्होंने पर्याप्त आत्म जागरूकता की मात्रा से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने यह उद्देश्य रहा कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उपयोग अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। इन्होंने देखा कि इनका ये है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाए और उसको सामने रखा जाए। तो इन्होंने ये बात कही, वस्तुतः संवर्ग से संबंधित लेखकों ने तुलनात्मक के साधनों का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया ताकि सरकार का अधिक अच्छा यथार्थवादी अर्थों में अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। इन्होंने संस्थानात्मक तुलनाओं के साधनों का जोरदार प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया कि संस्थाओं के अध्ययन को इन्होंने बताया कि संस्थाओं का अध्ययन जरूरी है जिसके आधार पर यथार्थवादी जो तथ्य मिल सकें और बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि यथार्थवादी तथ्य मिल सकें जिसका सरकार का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सके। इन्होंने संस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया और राजनीतिक प्रणाली की संज्ञा देते हैं। तो ये कहते हैं, जिन्हें भी राजनीतिक प्रणाली कहते हैं, ये बात कहते हैं कि अगर संस्थाओं का अध्ययन अच्छी तरह से किया जाएगा तो फिर सरकार का अध्ययन अच्छी तरह से किया जा सकेगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो है राजनीतिक प्रणालियों की संज्ञा देते थे, जबकि इसके पहले चरण के लेखकों ने इन तरीकों का उपयोग नहीं किया था। तो कह सकते हैं कि इस संवर्ग से संबंधित लेखकों ने संस्थानात्मक तुलनाओं के आधार का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया ताकि सरकार और अधिक अच्छा यथार्थवादी अर्थों में अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके, जिन्हें राजनीतिक प्रणालियों की संज्ञा देते थे, जबकि इसके पहले चरण के लेखकों ने इन तरीकों का उपयोग नहीं किया। तुलनात्मक राजनीति के विषय में परिष्कृत चरण कहा जाता है। इस चरण को परिष्कृत चरण कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लेखक तुलना की विभिन्न समर नीतियों, क्षेत्रीय अध्ययनों, एरिया स्टडीज, सविन्यासी उपागम और संस्थागत और प्रक्रियात्मक तुलनात्मक, इंस्टीट्यूशनल और फंक्शनल कंपैरिजंस और सब विन्यासी उपागम यानी कन्फिगरेटिव अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल और फंक्शनल कंपैरिजन समस्या पर आधारित द्विविन्यास, प्रॉब्लम बेस्ड ओरिएंटेशन, कई पद्धति विश्लेषण समस्याएं, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम, संप्रतीकरण, कंसेप्चुअलाइजेशन, तुलना करने के लिए स्वीकृत संवर्गों की स्थापना, समस्या के रूप में औचित्य, अंत है सांस्कृतिक कठिनाइयाँ, क्रॉस कल्चर और आंकड़ों की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा से संबंधित है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई कि परिष्कृत चरण क्या कहा जाता है, क्योंकि ये लेखक तुलना की समनीतियाँ अध्ययनों को इतनी चीज़ों का ये उपयोग करते थे। एरिया स्टडी हो गई, कन्फिगरेटिव अप्रोच हो गया, इंस्टीट्यूशनल और फंक्शनल कंपैरिजन हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ओरिएंटेशन हो गया, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया और ये क्रॉस कल्चर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा से संबंधित है। इस तरीके से इसको दूसरा चरण कह सकते हैं। डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, डेविड ईस्टन, गैब्रियल ए आमंड, जेम्स सी कॉलमैन और कार्ल डाइस, जीवी पावेल, हेराल्ड लेसवेल, रॉबर्ट ए डॉल, एडवर्ड सील्स और हैरी एक्सटीन, डेविड एप्टर, लुचियन डब्ल्यू पाई और सिडनी बर्बा, माई रॉन बीनर और कई अन्य लेखक नाम अंतिम चरण में शामिल किए जाते हैं। ये जो है ये अंतिम चरण के, थर्ड स्टेज के जो है, ये तीसरे चरण के जो राजनीति शास्त्री हैं, राजवैज्ञानिक हैं, ये तीसरे चरण के हैं। और ऊपर वाले ये हैं जो दूसरे चरण के, सेकंड चरण के हैं। तो ये दूसरे चरण के हैं, ये तीसरे चरण के वैज्ञानिक माने जाते हैं जिनमें डेविड ईस्टन हो गए, गैब्रियल आमंड हो गए, जेम्स सी कॉलमैन हो गए, कार्ल डाइस हो गए, जीवी पावेल हो गए, हेराल्ड लेसवेल हो गए, रॉबर्ट डॉल हो गए। ये सारे तीसरे चरण के हैं। आगे चलते हैं और इन्होंने क्या इस पे बताया, तीसरे चरण में इन्होंने क्या बताया महत्वपूर्ण तरीके से। तो इन्होंने बताया कि नए अंतिम चरण में शामिल किए जाते हैं जिसे तुलनात्मक राजनीति में सही तौर पर प्रगामी रूप से परिष्कृत चरण कहा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण चरण को